जय हिंद दोस्तों, TN मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट EVS का महामैराथन करेंगे, जिसमें पर्यावरण और परिस्थिति के मूल शब्दों को भी याद करते हुए चलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो पर्यावरण जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है, इसका सबसे पहले प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको EVS में बार बार पूछेगा और साइंस में भी पूछता है। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो डीप जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है, सबसे पहले अर्निस्ट नेस ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा किसने दी थी। तो पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पर्यावरण के घटक और पारिस्थितिकी के नियम, ये इस टॉपिक से हमारा प्रश्न बनेगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक है। इसमें से पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है। तो पर्यावरण का जैविक घटक कवक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% का नियम लेंडेमान ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और इसका पिरामिड जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दो भिन्न जैविक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो जैविक समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटीन के नाम से जाना जाता है, हम जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड सदैव हमेशा कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के टॉपिक से है। तो अगला प्रश्न है हमारा बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया जो जल पुरुष हैं उन किसके लिए कौन प्रसिद्ध है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है इस टॉपिक से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव टॉपिक से हमारा प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध शांत घाटी जो भारत
किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो घाटी, शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये केरल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान नाम जो रामगंगा है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में जो रामगंगा के नाम से प्रसिद्ध है वह उत्तराखंड में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एक सींग वाले गेंडे का राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी राज्य में जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबू लामजाओ कहाँ स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो काबू लामजाओ नाम है उसका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस और आंदोलन के टॉपिक से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली गांव जिले से हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कर्नाटक में चिपको आंदोलन के तर्ज पर कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कर्नाटक में चिपको आंदोलन के तर्ज पर अपिको आंदोलन शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रदूषण और जो बीमारियां होती हैं प्रदूषण से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जल में किस धातु के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है? तो जल में पारा या मरकरी की जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, इससे मिनी माता रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 को मापने के लिए सबसे अच्छे जैव सूचक कौन से होते हैं? तो वायु प्रदूषण को मापने के लिए सबसे अच्छा सूचक लाइकेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिनियम और संस्था, और इससे रिलेटेड प्रश्न हमारा है कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है, जिसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो छाता विधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो शॉर्ट फॉर्म में जिसे नीरी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है, विविध जनजाति और विज्ञान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो जो थारू जनजाति है, ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख में पाई जाने वाली चांगपा जनजाति किस प्रसिद्ध ऊन के लिए जानी जाती है? तो लद्दाख में पाई जाने वाली जो चांगपा जनजाति होती है, वह पश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज 78% है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया पारिस्थितिकी और जैव विविधता के उन्नत सिद्धांत। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नीचे देखेंगे। तो हमारा इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में 10% का जो नियम है, लिंडेमान ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो लिंडेमान ने 10% का नियम 1942 को प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इकोटोन में कुछ प्रजातियां अपने मूल समुदाय से अधिक पाई जाती हैं। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इकोटोन में जो कुछ प्रजातियां अपने मूल समुदाय से अधिक पाई जाती हैं, इसे इज इफेक्ट कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पदचाप को मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदचाप को मापने की इकाई वैश्विक हेक्टेयर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? तो धारणीय विकास शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रेटलैंड रिपोर्ट में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, जैव विविधता के मापन में किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रजातियों की स्थानीय संख्या को क्या कहते हैं? तो जैव विविधता के मापन में किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रजातियों की स्थानीय संख्या को अल्फा सूचकांक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के गामा सूचकांक से क्या मापा जाता है? तो जैव विविधता के गामा सूचकांक से पूरे भूभाग की विविधता को मापा जाता है, संपूर्ण क्षेत्र के विविधता को मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट जो क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में
कुल 4 जैव विविधता क्षेत्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत, म्यांमार और सुंडालैंड है, ये 4 जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्षेत्र हैं। अगला हमारा टॉपिक है संरक्षण के प्रकार, इन सीटू और एक्स सीटू, स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है तो उन्हें स्वस्थानीय इन सीटू के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो इनमें बाह्यस्थानीय संरक्षण का उदाहरण वनस्पति उद्यान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैसे चिड़ियाघर जिसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है। तो जो कोयला आधारित ताप विद्युत गृह होते हैं उनसे निकलने वाला मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश के नाम से जाना जाता है, उसे फ्लाई एश कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाई एश जो प्रदूषण के मुख्य घटक क्या हैं। तो फ्लाई एश के प्रदूषण के मुख्य घटक सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाहनों के धुएं से निकलने वाला कौन सा तत्व मानसिक मंदता और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो जो शीशा होता है ये वाहनों के धुएं में मिला रहता है, जिससे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है और मानसिक मंदता होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा क्या है। तो आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 55 डेसिबल द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घर के अंदर होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक कौन सा है। तो घर के अंदर होने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है वह रेडॉन गैस है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न जलवायु परिवर्तन और वैश्विक समझौते टॉपिक से है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फूरियर ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस समझौते से उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के समझौते से उत्पन्न हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओजोन छिद्र की खोज अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले 1985 में किसने किया था। तो ओजोन छिद्र की खोज अंटार्कटिका में सबसे पहले जोसेफ फॉरमैन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को रोकने के लिए 2016 में कौन सा संशोधन किया गया था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को रोकने के लिए 2016 में किगाली संशोधन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि जनजातियाँ और क्षेत्रीय से रिलेटेड प्रश्न है। इसका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की वह कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार आना जाना होता है करती है।
तो ये उत्तराखंड की वह जनजाति भूटिया जनजाति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार अपना जगह बदलते रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुख्यतः संथाली जनजातियां पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महत्वपूर्ण संस्थान और अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है नीरी, यह नागपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया इसी सेशन में। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो अनुसूचियों की जनसंख्या है 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे एनजीटी के कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विविध और हालिया तथ्य से संबंधित हमारा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत वन रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो भारत वन रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिशत के आधार पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन है? तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में सर्वाधिक वन आच्छादन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये 1992 में हुआ था। यह रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में 1992 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कैच द रैन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कैच द रैन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैच द रैन जो बारिश का पानी आता है तो उसको स्टोर करके रखना ही कैच द रैन एक अभियोजना चला था। अगला प्रश्न है कि रामसर समझौता 1971 में मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो जो रामसर समझौता हुआ था 1971 में 2 फरवरी को ईरान में, यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पदचाप इकोलॉजी फुटप्रिंट के मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदचाप जिसे इंग्लिश में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, इसकी मापने की इकाई वैश्विक हेक्टेयर होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि धारणीय विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रटलैंड रिपोर्ट में किया गया था जो 1987 में
निकला था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता के मापन में अल्फा सूचकांक क्या दर्शाता है। तो जैव विविधता के मापन में अल्फा सूचकांक एक ही क्षेत्र में प्रजातियों की स्थानीय संख्या को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के बीटा सूचकांक से आप क्या मापा जाता है। तो जैव विविधता के जो बीटा सूचकांक है, दो अलग अलग क्षेत्रों की विविधता की तुलना की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता के गामा सूचकांक का क्या अर्थ होता है। तो जैव विविधता के गामा सूचकांक का अर्थ किसी बड़े भूभाग या संपूर्ण क्षेत्र की कुल विविधता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं चिन्हित हैं। तो भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र चिन्हित हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखा जाता है तो उन्हें उसे इन सीटू स्वस्थानी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो बाह्य संरक्षण का उदाहरण है चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जीन बैंक और बीज बैंक किस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जीन बैंक और बीज बैंक एक्स सीटू बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे मुख्य और प्राथमिक कारण क्या है। तो जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे मुख्य और प्राथमिक कारण प्राकृतिक आवास का विनाश है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किन 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार करने वाली संस्था IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो संकटग्रस्त जीवों की जो सूची तैयार करने वाली संस्था है जिसे IUCN के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्लाई ऐश के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो फ्लाई ऐश के मुख्य घटक सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गंगा नदी में सर्वाधिक बॉड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किन 2 शहरों के बीच पाया जाता है। तो कानपुर से प्रयाग, इन 2 शहरों के बीच में गंगा नदी में सर्वाधिक बॉड पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे विषैली गैस कौन सी है। तो वाहनों से निकलने वाली सबसे विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस धातु के कारण इटाई नामक रोग होते हैं।
तो कैडमियम धातु के कारण इटाई रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो गैसों के लिए अम्लीय वर्षा के लिए सबसे मुख्य गैसें उत्तरदायी होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ताजमहल का पत्थर में जो पीला होने का मुख्य कारण क्या है। तो ताजमहल का जो पत्थर पीला हो रहा है उसका मुख्य कारण अम्लीय वर्षा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्लैक फुट नामक बीमारी किस तत्व की अधिकता से होती है। तो ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक तत्व की अधिकता के कारण होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घर के अंदर वायु प्रदूषण फैलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। तो घर के अंदर वायु प्रदूषण फैलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस रेडान होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना का सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फूरियर ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।